नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आदमपुर का महासंग्राम में दावों और वादों का सिलसिला तेज हो गया है। नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो भव्य बिश्नोई की यानी बीजेपी की जीत का दम भरते नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की ही वापसी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भारी मतों से जीत का दम भरते नजर आए हैं, तो इनेलो और आम आदमी पार्टी भी दावेदारी में पीछे नहीं है। सभी दलों के वादों, दावों और जनता के मूड को लेकर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर के महासंग्राम में राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गया है। सभी नेता जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा न्यूज पर बातचीत में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से आदमपुर में जीत का दावा किया। क्योंकि इस इलाके का विकास में बहुत गति बहुत धीमी थी और मेरे मन में एक टीस थी कि भाई इलाके के लोग मेरे परिवार के लोग हैं और ये इतने पिछड़ने के बावजूद भी ये लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी करके इस इलाके का खूब विकास करवाऊं। तो वही मेन कारण रहा। अगर बात की जाए आपके जो विपक्ष है, आजकल तो विपक्ष में ही है, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले जाए, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान की बात करें, आपको गद्दार क्यों कह रहे हैं? देखो, सावन के अंधे को हरा नजर आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे बड़ी गद्दारी वो शाही कांड में करी थी। सोनिया गांधी के कहने के बावजूद भी इन्होंने वो इंक बदलवा के और कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की। फिर अपने बेटे को राज्यसभा के एमपी बनाने के लिए कांग्रेस पे दबाव बनाए गद्दारी की। तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का दावा है कि आदमपुर केवल कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस बार भी जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस उम्मीदवार को ही जिताना है। हुड्डा का कहना है कि मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, मजबूत है हमारा। सरकार है उसके लिए सेटबैक होगा। सरकार ने तो पहले हो लिया 2 सेटबैक, बड़ौदा में हो लिया, इलाहाबाद में हो लिया, तीसरा सेटबैक हो जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, कहीं टक्कर में देखते हैं उन्हें? देखिए, वहाँ मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का और कांग्रेस का है। सर, ये अर्थमेटिक्स क्या है जीत के कांग्रेस के? अपने कैंडिडेट को जिताने की बात करते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। कौन कहता है? अर्थमेटिक्स क्या है? नहीं, कौन कह रहा है? सभी कह रहे होंगे ना। जो जिस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, हराने के लिए कौन कहेगा? कि कोई कहेगा कि मेरी अपने कुछ क्लेम होते हैं कि हमारी ये बैकअप है कांग्रेस नहीं, वो इलाका जो है आदमपुर का कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ज्यादा बार जीती है और अब लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार से जो बीजेपी जेजेपी सरकार है उससे हर वर्ग विमुख हो चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भी जीत का दम भरते नजर आए, तो अपने विरोधियों को भी उन्होंने निशाने पर लिया। प्रक्रिया अडॉप्ट की गई, बाकायदा सर्वे कराए गए और सबसे ही पूछा गया। अब कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। जो कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला किया वो सही है, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। और कौन पार्टी छोड़ करके चला गया कौन नहीं, अब ये फैसला जनता करेगी। क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो तो बीजेपी की ए और बी टीम है। जनता, मैंने फिर दोबारा से दोहराता हूँ, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान के काम पर, उनके नाम पर, उनकी नीतियों में विश्वास करती है और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। उधर आप उम्मीदवार सतेंद्र सिंह का दावा है कि जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी, जीत आदमपुर की जनता की होगी। देखिए, पहला मुद्दा जो है वो यहाँ पर विधायक की अनुपस्थिति का, अनुपलब्धता का, एब्सेंस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव। पिछले दिनों अभी मैं किसी गांव में था तो एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि भाई हथियार हाथ का और नेता साथ का, जो आपके साथ नहीं है वो आपका नेता नहीं हो सकता। मुख्य मुद्दा है, लोग परेशान हैं छोटी छोटी बातों के लिए। दिल्ली, चंडीगढ़ पता नहीं मिलते नहीं है, संपर्क करने में किसी के पास फ़ोन नंबर नहीं है, बातचीत नहीं हो पाती है, मिलना तो दूभर है। 5 साल में एक महीने के लिए आते हैं पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए, सारा परिवार आता है, झूठ बोलते हैं, कसीदे करते हैं, चोई भजनलाल की दुआई देते हैं, वोट बटोरना काम करते हैं और फिर भाग जाते हैं। भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का काम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों ने मन बना लिया है कि आदमपुर के स्थायी व्यक्ति को इस बार चुनने का काम करेंगे। बहरहाल जीत से कम दावा किसी पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है। हालांकि जनता किसे चुनती है, किस उम्मीदवार का चंडीगढ़ टिकट कटता है, इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें रहेंगी। हालांकि 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सभी दलों ने ताकत लगा दी है,
क्योंकि उपचुनाव किसी के लिए परीक्षा है तो किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और सभी प्रमुख नेताओं को, उम्मीदवारों को आपने सुना। सभी का जीत का दावा है, सभी का अपना अपना ग्राउंड है, सभी का आधार है। कोई परिवार का मजबूत होने का दावा करता है, कोई अपनी पार्टी का गढ़ बताता है, कोई बदलाव के लिए वोट होने की बात करता है, तो कोई स्थायी नेता को वोट जनता देगी ये दावा करता नजर आया। हालांकि तय जनता को करना है। देखिए, पोलिंग जिस दिन होगी, जिस दिन वोट किया जाएगा, उस दिन जनता इन उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद करने वाली है। लेकिन उससे पहले अब तक जो दावे किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, जो वार पलटवार का सिलसिला जारी है, उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। तो हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश गर्ग जी चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं और जेजेपी से प्रवक्ता हरदीप पाटला जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। भाटी साहब, आपने सुना बीजेपी उम्मीदवार पर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, गद्दार तक होने की बात कही जा रही है, साथ ही विश्वासघात किए जाने की बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए, आरोप तो ये है कि गद्दारी की गई, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आदमपुर की जनता को उपचुनाव में बिना किसी जरूरत के धकेल दिया गया। देखिए, विपक्ष का काम आरोप प्रत्यारोप करना रहता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस में वो सम्मान नहीं दिया गया जिस सम्मान के वो हकदार थे। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता जो राजनीति करता है, सम्मान पहला विषय है। कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है। आज भी कांग्रेस की जो स्थिति है पूरा प्रदेश जानता है, आदमपुर की जनता जानती है। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप तो आधारहीन है, इसका कोई स्थान नहीं है। अभी मैं एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि वो आते नहीं है। उनका पैतृक जो क्षेत्र है वो कार्यकर्ता नहीं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सुना आपने? हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सुना था। वो कह रहे थे कि कोई मेरे को क्षेत्र में बताया। अब सुनी सुनाई बात को तो कोर्ट भी नहीं मानता, ये तो जनता है। जनता सुनी सुनाई बात को मानेगी, जनता जो खुद परखती है उस बात को मानती है। एकदम 100%, 100% खरा उतरने वाला परिवार है हमेशा, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का उस क्षेत्र में नाम है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ही उनका नाम रहा है, उन्होंने काम करके दिखाया है। इसलिए कांग्रेस हो, आप हो और चाहे आईएनएलडी हो, इनकी बातों में कहीं दम नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भव्य जो है इस चुनाव को जीतेंगे भव्य बिश्नोई, और निश्चित तौर पर ये जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जो काम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उस पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। राकेश गर्ग जी, हरियाणा न्यूज ने और हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि कालीरमन ने कुलदीप बिश्नोई से बात की। उनसे पूछा गया कि आपको गद्दार या फिर आपको विश्वासघात किए जाने के आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया कि जिन लोगों ने गद्दारी की हो वो इस तरह के आरोप लगाएंगे। हुड्डा साहब पर आरोप लगाए गए कि पहले स्याही कांड को अंजाम दिया गया, फिर राज्यसभा में अपने बेटे को भेजने के लिए किस तरह से दबाव डाला गया, क्या रणनीति बनाई गई, ये पूरे हरियाणा के सामने है। ज्योति जी, सबसे पहले आपको और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं, और सीधा मैं मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहले जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है भाटी जी, बहुत ही मैं इनका मान और सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। भाटी जी, मैं आपको बताऊं, आपकी पार्टी में अभी आए उनको 40 दिन हुए हैं। हमारी पार्टी के अंदर अगर सम्मान नहीं मिलता तो 40 साल से ज्यादा का समय उन्होंने गुजारा है। समस्या सम्मान की नहीं, मुख्यमंत्री के पद के हकदार की है। और अगर आप उनको सही मायनों में सम्मान देना चाहते हैं तो खट्टर साहब से कहिए कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार आदमपुर के अंदर डिक्लेयर कर दे, तब मैं कहूंगा कि भाजपा उनको सम्मान दे रही है। अब मैं ज्योति जी कुछ जो आज के जो आपका जो ये विषय, इसके ऊपर आ जाता हूं सीधा सीधा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन लॉन्च किया है आदमपुर के अंदर, आदमपुर की है पहचान, भव्य बिश्नोई और कमल निशान। कितनी हास्यास्पद ये बात है कि भव्य बिश्नोई जी और कमल निशान को जोड़कर भव्य बिश्नोई जी ने 12 या 11 तारीख को नामांकन अपना दाखिल किया। भाटी जी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना।
अपना नामांकन दाखिल करने के पश्चात भव्य बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रूप से सदस्य बने हैं। मैं चैलेंज कर कह रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता को, कोई एक वीडियो, कोई एक फोटो भव्य बिश्नोई जी की अगर वो चैनल पर अभी दिखा सके जिसके अंदर उन्होंने भाजपा का पटका पहना हो, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता की रसीद ग्रहण की हो। उन्होंने तो पहले भाजपा का प्रत्याशी बने हैं, तब जाकर वो भाजपाई बने हैं। जुम्मा 5 दिन हुए हैं। भाटी जी, अगर आप टिकट नहीं देते तो हो सकता है भव्य बिश्नोई जी आपकी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण नहीं करते। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूं ज्योति जी, ये भी बड़ा रोचक पहलू है। जो कुलदीप बिश्नोई जी ने जो प्रश्न किया ना, अब ये गद्दारी का राज्यसभा चुनाव के अंदर क्या हुआ, बाहर आकर उन्होंने स्वयं इस बात को एडमिट किया। कुलदीप बिश्नोई जी और उनके पुत्र भव्य बिश्नोई जी, इनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर वायरल हो रहे हैं, जो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इनके क्या विचार हैं, उनका जवाब अच्छा, ये तो फिर जयप्रकाश जेपी हुड्डा साहब के लिए क्या बोलते थे, ये भी तो पूरे हरियाणा के सामने है ना। ये तो जयप्रकाश भी जब अलग अलग दलों में रहे, हुड्डा साहब से अलग गए, कांग्रेस से अलग हुए, वो भी वीडियो सोशल मीडिया का जमाना है, गर्ग जी वो वीडियो भी तो सामने है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर भी आऊंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड का समय और दे दीजिए, अदरवाइज मेरी बात ज्योति जी अधूरी रह जाएगी। भव्य बिश्नोई जी निश्चित रूप से भव्य है, जन्म से भव्य है, भोग और विलासिता से भव्य है, परिवार से भव्य है, हर चीज से भव्य है, लेकिन कर्म क्षेत्र के अंदर वो बिल्कुल भव्य नहीं है। 29 साल के इस बच्चे के ऊपर जो आज भाजपा का कैंडिडेट है, 4 फौजदारी के मुकदमे दर्ज है, जाके हमारे प्रत्याशी जिनका 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, 3 बार के सांसद है, 2 बार के विधायक है, लेकिन बेदाग छवि के नेता है। अब कुलदीप बिश्नोई जी का मैं 30 सेकंड के अंदर उत्तर दूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न के उत्तर पा जाता हूं। और ये कोई मेरे आरोप नहीं है, जो विधानसभा के सभापति हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 9 अगस्त 2021 को बयान दिया था कि विधायक रहते हुए कुलदीप जी ने ना तो कोई प्रश्न पूछा है, ना कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालिक नोटिस और न कोई अन्य प्रस्ताव आदमपुर की जनता के लिए विधानसभा में रखते हैं। उन्होंने सदन के बहुत ही कम सत्रों में हिस्सा लिया है और निष्क्रियता की वजह से इन्हें विधानसभा की कमेटियों से हटाया गया। और एक रोचक बात और मैं आपको ज्योति जी बता दूं कि हरियाणा विधानसभा विधेयक वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार अगर विधायक शपथ ग्रहण करने के पश्चात 1 महीने के अंदर 90% से कम हाजिर होता है तो उसको महीने का भत्ता नहीं मिलेगा। और जब ये अनुशंसा की गई तो कुलदीप जी ने उसको चैलेंज किया, जिसका उत्तर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये कहा था कि वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया ना, कैंसर का, यहाँ तक कि कैंसर तक की बात कही, चलते नहीं आ पाए। और यही कारण है कि इस बार भव्य बिश्नोई चूंकि पूरा समय आदमपुर की जनता को देंगे। ज्योति जी मैं आपको और करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको और करेक्ट कर देता हूं। जब वो विधानसभा के सदस्यता ग्रहण की इन एडवांस के अंदर उन्होंने विधानसभा स्पीकर को बोला कि मुझे अगले 5 साल तक किसी भी कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जाए। ऐसा कैसे संभव है कि आप एडवांस के अंदर ये बोल के रखो कि मुझे 5 साल तक किसी कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जाए। ये चुनाव ज्योति जी आदमपुर की जनता के ऊपर थोपे गए हैं। ये आदमपुर की जनता चुनाव नहीं चाहती थी, ये प्रदेश चुनाव नहीं चाहता था और ऐसी कोई अपरिहार्य स्थिति भी पैदा नहीं हो गई थी कि आदमपुर के अंदर चुनाव कराना पड़ा। ये पर्दे के पीछे के खेल को समझिए। ये अपनी कुलदीप बिश्नोई जी की अपनी महत्वाकांक्षा का चुनाव इन्होंने बनाया। अभी आप सुनिए रेड्डी साहब, आपके उम्मीदवार को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है मेरे प्रश्न मेरे जो सवाल तथ्यों पर आधारित है, आपके एक ही बिंदु पर मेरा प्रयास रहेगा आपके सभी सवालों के जवाब दूं मैं बीजेपी प्रवक्ता से। अभी आप सुनिए रेड्डी साहब, आपके जो उम्मीदवार के उनको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है। बीजेपी की ए टीम बी टीम है, आम आदमी पार्टी भी और साथ ही इनेलो भी। ज्योति जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे आदमपुर हल्का की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ये चुनाव जो है लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम अक्षण होता है। इसमें बड़े सोच समझ करके आदमी को फैसला लेना चाहिए, किसी भाव में बह करके नहीं जाना चाहिए। आज आदमपुर में 3 उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस है, इनेलो है और बीजेपी पार्टी। इन तीनों उम्मीदवारों की आप तुलना कीजिए
जिस प्रकार से भव्य जी के बारे में राकेश जी ने जितनी सारी बातें बताई, बिल्कुल वो सत्य हैं, सही हैं और मैं उनको सेकंड करता हूं। इसके बाद मैं पहले अपने उम्मीदवार की बात बताता हूं। जिस प्रकार से कुरड़ाराम जी एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, वो कांग्रेसी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन आया, चुनाव की शुरुआत हुई, तो आदमपुर के सभी गांवों की एक महापंचायत होती है और महापंचायत इस बात का फैसला करती है कि हमारे को स्थानीय विधायक चाहिए, ताकि स्थानीय विधायक से हम अपने कार्यों को पूर्ण करवा सके, उनसे सुख दुख में हमारे साथ वो शामिल हो सके। लेकिन कांग्रेस ने उस पूरे आदमपुर हल्का की जनता की आवाज को दबाते हुए और बाहरी कैंडिडेट को वहां पर भेजने का काम किया। इससे वो नाराज हुए और नाराज होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संपर्क किया और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने उनकी आवाज को बुलंद करते हुए, हल्के के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए चौधरी कूड़ाराम जी को अपनी टिकट देकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार बनाया। चौधरी कूड़ाराम जी जहां एक सामाजिक आदमी है, वहां एक किसान नेता भी है। किसान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया और पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसके अलावा सामाजिक मुद्दे, जैसे इन्होंने एक जल संघर्ष समिति का भी 4 साल पहले निर्माण किया और वहां पर जल आपूर्ति का प्रबंध करवाने का भी काम किया। यानी कि चौधरी कूड़ाराम जी एक ऐसे आदमी हैं जो स्थानीय हैं, हल्के के व्यक्ति हैं। किसी प्रकार का एक भी लांछन उनके ऊपर कोई लगा नहीं सकता, उंगली उनके ऊपर उठा नहीं सकता। अगर इन तीनों चारों कैंडिडेटों का सही से आकलन किया जाए तो चौधरी कूड़ाराम जी बहुत बाहरी व्यक्तित्व के धनी है। फैसला आदमपुर की जनता ने करना है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जिस प्रकार से जो उम्मीदवार मैदान में है, उनमें सबसे मजबूत नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोगों ने उन्हें चुना, वो मैंने बता दिया ना क्यों आई। हाँ, एक मिनट नहीं ज्योति जी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली मैं बता रहा हूँ ना अभी बात। अभी तो मैंने अपने उम्मीदवार की बताई है और जहां भव्य के बारे में बताइए। अब आप कांग्रेस की जो फायदे वाली बात है सुन लीजिए। आज ही आपके चैनल पर मैंने 5 बजे वाली खबर में सुना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कह रहे हैं कि आदमपुर के चुनाव का परिणाम भी ऐलनाबाद की तरह ही परिणाम आने वाला है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि इसमें आप समझ लीजिए, ये बड़े नेताओं के छोटे बड़ौदा और ऐलनाबाद में सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ जनता वोट करेगी। कांग्रेस का चूंकि गढ़ रहा है तो कांग्रेस को ही वोट करेगी, ये कहा गया। अगर आपने पूरा बयान सुना हो तो उन्होंने कहा कि 2 बाय इलेक्शन सरकार ने हारे हैं। हाँ, मैंने सुना है और पूरा बयान ये था। हाँ, पूरा बयान था और उसमें यह भी था कि ऐलनाबाद वाले परिणाम ही आदमपुर के भी आने वाले, ये भी उसी के साथ था। अगर आप उस बयान को पूरा करें तो क्यों कहा उन्होंने, ये क्यों कहा, ये भी मैं क्लियर करता हूं। देखिए, 2019 का चुनाव जयप्रकाश जी ने कलाय से लड़ने का काम किया था और उस टाइम कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय लड़ा था। और उस टाइम भूपेंद्र सिंह को इन्होंने बहुत कोसने का काम किया था, न केवल विश्वासघाती बताया बल्कि मित्रघाती भी बताने का काम किया था। और ये भी कहा था कि जानबूझ करके मेरे को नीचा दिखाने के लिए काम किया है। भाई जयप्रकाश जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की पैदाइश है, वहां इनको बहुत मान सम्मान मिला। और किस प्रकार से कांग्रेस ने इनको धक्के देने का काम किया था, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको मोहरा बना करके आदमपुर में उतारा है और इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये बयान देने शुरू कर दिए। जिस प्रकार से ऐलनाबाद में भूपेंद्र सिंह जी ने बयान दिया था कि गोविंद कांडा भी मेरा मित्र है, और आज कह दिया कि ऐलनाबाद वाला परिणाम आदमपुर में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से देखना जब परिणाम आएंगे वो कहा गया कि सरकार के खिलाफ ही वोट होगा इस बार भी। जैसे कि 2 उपचुनाव सरकार हारी, इस बार भी हारेंगे। और चूंकि कांग्रेस का गठबंधन है तो इन्हें को इस तरह से जिक्र नहीं किया। आप फैक्चुअल चीजों को गलत नहीं बोल सकते पैनल पर। और जो बयान दिया गया था, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तो बात वही कर रहा हूँ ना जो मुझे शूट कर रही है। बयान जो दिया गया वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत रही तो कांग्रेस जीतेगी। 2 उपचुनाव पार्टियां हारी हैं, सत्तासीन पार्टियां इस बार भी हारेंगी। तो हमने दिखाई ना वो व्हाइट रिपोर्ट में भी हमने दिखाया, तो मैं क्लियर करूंगी इसे। हाँ, सत्तासीन पार्टी। चलिए जेजेपी का रुख करेंगे। पाटला जी, ज्योति जी, ये सारी कुलदीप बिश्नोई बार-बार ये कह रहे हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कि क्या दुष्यंत चौटाला आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए, तो कहते हैं जरूरत अगर हुई तो बुलाया जाएगा। तो क्या दुष्यंत की अभी तक जरूरत नहीं हुई है चुनाव में? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये कुलदीप जी जो कैंडिडेट है, ये गठबंधन के कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने कोई अपने घर से टिकट नहीं ली, वो गठबंधन के कैंडिडेट है। और गठबंधन में हम साथी होने के नाते हमारा जो धर्म बनता है कि हम गठबंधन के जो हमारे कैंडिडेट है उनका हम प्रचार करेंगे। और इस चुनाव के अंदर ज्योति जी मैं बता दूं, सबसे अहम जो रोल होगा
इस चुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता का और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस चुनाव के अंदर जो परिणाम होंगे वो सबसे ज्यादा निर्भर इसी चीज पे करेंगे कि जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से काम करता है। और मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आएगा अच्छा रिजल्ट आएगा और जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करेगा चुनाव के अंदर। किस तरह से काम करते हैं, क्या इसमें भी कोई ऑप्शन है आप लोगों के सामने? ज्योति जी समर्थन तो दे नहीं, मैंने आपको कह रहा हूँ ना, गठबंधन का कैंडिडेट है, निश्चित तौर पर पूरी तन मन धन से कार्यकर्ता काम करेगा। तो आपका जवाब कंप्लीट हो गया इसमें? ज्योति जी हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर अच्छे चुनाव आएंगे, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। रेड्डी साहब जल्दी बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लगभग 17,500 वोट आदमपुर हल्के में मिले थी। अब ये सारे साथी कहेंगे कैसे मिली थी? जो जेजेपी को वोट मिली थी वो जेजेपी को वोट इसलिए दी गई थी क्योंकि जेजेपी ने घोषणा की थी कि हम बीजेपी को यमुना पार भेजने का काम करेंगे। तो ये आपने ये कौन सा वोट काउंट किया? भरोसा कर लिया था कि ये नया लड़का है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जनता ने भरोसा कर लिया था कि ये जो है ना बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन जो वोट मिली थी वो आदरणीय और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से भगाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का काम किया था। ठीक है, आप जेजेपी के वोट को भी इनेलो का वोट काउंट कर रहे हैं क्या? नहीं, वो थे ही इनेलो के वोट, ज्योति जी थे ही इनेलो। देखिए विजेंद्र जी, मैं आगे थे लोग भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से भगाने का काम करेगी। अब वो सारी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस चुनाव के अंदर क्या बात कर रहे हैं आप? तो 10 विधायक भी चुन कर आए, उनको भी आप इनेलो का बता देंगे। आप ये देखिए वो वोट को भी आप इनेलो का बता देंगे। दो मंत्री बीजेपी के खाते से उनको भी आप कह देंगे कि भरोसा किया गया था देवीलाल की नीतियों के चलते। जी आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना। मैंने सुन लिया आपकी बात। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना जी। मैं आपको एक बात बता, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिया। चुनाव के अंदर हार या जीत कौन सी पार्टी की होने वाली है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इनेलो की जो हालत मैं आपको आज ही बता देता हूँ। आपकी जमानत जब्त होगी वहां से, आप जो पैनल में बैठ के आप जो गुमराह करते, आपको तो कैंडिडेट नहीं मिला वहाँ पे। आप तो कैंडिडेट की वेट करते रहे, राम जी कब आएंगे, कभी तो कर देंगे। ऐसा भगवान आपको खुश रखे। देखो मैं तो ये कामना करता हूँ, मैं आपको बता दूं, भाई चुनाव में भाई पालड़ी साहब, मैं तो ये कामना करता हूँ भगवान आपको खुश रखे। लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते कि जो वोट आपको मिली थी 2019 में वो सारी चौधरी देवीलाल के फॉलोवर्स थे और उनको आपको वोट इसलिए दिए गए थे ताकि आप बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से निकाल दो। लेकिन आप हरियाणा प्रदेश के साथ गठबंधन करके, तो वो जो इनेलो के फॉलोवर्स थे वो सारे इनेलो के पास ही आएंगे। आप इसको नाराज ना हो, भगवान आपको खुश रखे, ऐसी तो हम कामना करते हैं। वो चौधरी देवीलाल जी के फॉलोवर्स थे, आपको क्यों नहीं दिए देवीलाल जी के फॉलोवर्स है? इसका मतलब हरियाणा की जनता जो चौधरी देवीलाल के फॉलोवर्स है, जनता इस भ्रम में आ गई थी कि आप बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से निकालने का काम करेंगे। एक मिनट सुनो ना, आप सुनते तो होने, सुनो, जनता इस बात के भ्रम में आ गई थी, पूरे प्रदेश की जनता के जेजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश से भाजपा का सफाया करेगी। लेकिन जो आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, आज वो बहुत पछता रहे हैं लोग और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो दोबारा से फिर इंडियन नेशनल लोकदल के वो अपना मत देने का काम करेंगे। और यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप तो वैसे नाराज हो रहे हो, मैंने सच्चाई बोल ली है। आप दोनों अभी ये इलेक्शन में होने वाला है। और पाटला जी आप भी रुकिए। कितना दिलचस्प 2014 में लगभग 40,000 वोट इंडियन नेशनल होगी भविष्य के गर्भ में है, यानी आपको लगता नहीं कि गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा? नहीं, मैं तो विजेंद्र जी की नहीं, आप भविष्य जिनकी स्थिति मजबूत भी नहीं है वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि ओके आगे बढ़ेंगे। अभी सुनिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन इनेलो का भविष्य मैं आज बता देता हूँ। भाटी साहब, इनेलो की जमानत जब्त होने वाली है। अरे सर सुनिए तो, अभी सुनिए काफी बोला आपने, सुनिए अभी। भाटी साहब अगली बात सुन लो, भगवान आपको खुश रखे। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर अभी आपने गर्ग जी को सुना कि एक विधायक के नाते तो वो कभी जाते नहीं थे विधानसभा,
केवल चौधरी भजनलाल के नाम पर, उनके परिवार की विरासत के नाम पर अब तक वोट लेते रहेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ज्योति जी देखिए, मैं अभी इनेलो प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और इन सबको और आप पार्टी के प्रवक्ता को सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से इनके दिमाग में आ चुकी है, और दिमाग में नहीं आ चुकी, वो जनता से इनको आभास हो चुका है कि जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की होने वाली। खुद ही एक दूसरे को ये जो है आप उसकी बी टीम, बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, एक दूसरे को ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हार तो इन्होंने मान ली है। दूसरी बात, जो एक आरोप इन्होंने लगाया कि कुलदीप बिश्नोई, जेजेपी वाले क्यों नहीं मान रहे भांडी साहब? जेजेपी वाले तो नहीं मान रहे हैं अभी आपके सामने ही। अभी आप ही एक दूसरे पर जो है आरोप, हमने नहीं कहा, हमने तो कहा नहीं कि कौन सी आपकी बी टीम है। इन्होंने कहा कि जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्योति जी ने बात को दोहराया के साथ, ज्योति जी ने बात को भी दोहराया कि क्या आपको शक है कि भव्य नहीं जीतेगा? सुन लीजिए, आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे हमने एक शब्द नहीं बोला, बड़े आराम से आपको सुना है। अब आप सुन लीजिए जरा। ये आरोप प्रत्यारोप आप ही एक दूसरी पार्टियां आपस में लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इत्मीनान से चुनाव को लड़ रही है और जीत की तरफ है। निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की होने वाली है। दूसरी बात, जो ये आरोप लगाए हैं कि कुलदीप बिश्नोई विधानसभा में नहीं जाते थे, उस समय उनकी कुछ स्वास्थ्य दिक्कतें थी और उन्होंने इसी बात को लेकर के जो है ये पहले बताया भी था। ये तो अभी ज्योति जी आपने भी इस बात को कहा है, ये तो तथ्यों के साथ है। दूसरी बात, उस परिवार को कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो जनता से दूर रहा। वो परिवार हमेशा जनता की सेवा में रहा, जनता को अपना परिवार मानता है। अभी भी कुलदीप बिश्नोई जी का बयान आ रहा था कि हमारा तो परिवार है, वो जनता परिवार है, चाहे तो ये आदमपुर का क्षेत्र हो, हिसार का क्षेत्र हो, और पूरा हरियाणा में विरोधी दल ये जी ने काम किया। विरोधी दल ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर को परिवार नहीं मानते, बल्कि अपने परिवार को ही आदमपुर मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अपने परिवार को या तो वो लड़ेंगे या रेणुका बिश्नोई लड़ेंगे या फिर भव्य बिश्नोई लड़ेंगे। ये केवल एक परिवारवाद को बढ़ावा देने जैसा है, जिसको जनता आप समझ चुकी है। ये परिवारवाद की अगर हम चर्चाएं करेंगे तो बिल्कुल एक अलग होगी। ये परिवारवाद नहीं, अलग क्यों होगी? विरोधी इसी उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं ना, इसमें अलग क्या है? नहीं, इसमें एक बात सुनिए, एक कोई राजनीतिक परिवार है। अब उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, निश्चित तौर पर राजनीति पहला विषय है। वो ज्योति जी, मैं आपको बताता हूँ, आप वकीलों के परिवार में देखिए, उसके फादर भी वकील तो बेटा वकील, और तीसरी पीढ़ी तक वकालत में आ रही है। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो किधर बढ़ेंगे? तो ये कोई राजनीति कोई व्यवसाय थोड़ी है सर। आप लोग तो कहते हैं कि जनता की सेवा करने का जरिया है, तो सेवा करने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। देखिए सुनिए जरा, ये कोई भी एक राजनीतिक है, वो अपनी सेवा का भाव चुनता है, लेकिन क्योंकि परिवार उस क्षेत्र में रहा है तो उसके लिए सुविधाजनक भी है और उसके स्वभाव में होता है, उसके संस्कार में होता है, इसलिए वो उसको परिवारवाद की अगर हम संज्ञा देंगे तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी का कभी नहीं था, जो आपने कहा अभी पैनल पर। राकेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती और समय समय पर इस बात के लिए जवाब भी दिया है। लेकिन क्योंकि भव्य बिश्नोई का जो चुनाव है, वो क्योंकि पार्टी में कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन किया, उनके परिवार ने ज्वाइन किया, तो उसके साथ भव्य बिश्नोई ने, चाहे अभी एक मैं साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा का पटका नहीं पहना। वो भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा की उन्होंने बाकायदा मेंबरशिप ली है, भाजपा ने उनको टिकट दिया है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इन तथ्यों से कौन मुकर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। दूसरी बात, जनता जो जीत और हार का फैसला जो करती है वो पार्टी के नाम पर करती है और उसमें व्यक्तिगत प्रभाव है, तो बहुत अच्छी बात है। कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का उस क्षेत्र में प्रभाव भी रहा है, जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे और यही जीत का आधार है। निश्चित तौर पर अभी कुलदीप बिश्नोई को जब हमने उनसे पूछा कि क्यों आदमपुर की जनता को, क्योंकि ये सबके जहन में है, तो हम एक जरिया बनते हैं सवाल पूछने का, तो हमने, हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्यों बाई इलेक्शन की जरूरत हो गई थी इस वक्त, तो उनकी ओर से कहा गया कि मेरे जहन में एक टीस है कि आदमपुर का
विकास नहीं हो पाया, क्योंकि सालों से आदमपुर सरकार के साथ नहीं था। अब सरकार के साथ भी आएगा और विकास भी होगा। देखिए निश्चित देखिए बात है ज्योति जी, ये तय करने का अधिकार कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं है, ये तय करने का अधिकार आदमपुर और आदमपुर की जनता को है। और मैंने जैसे पहले भी आपको बाइट के अंदर बोला था कि ये चुनाव हरियाणा की जनता पर और आदमपुर की जनता के ऊपर जबरन थोपे गए हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जितना समय कांग्रेस के अंदर रहे तो उनकी जो लड़ाई थी वो विधायक बनने के लिए नहीं थी, जो आज वो लड़ाई विधायक बनने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए उनकी लड़ाई महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी और वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। और आप ये देखिए कि वो जब भी विधानसभा के चुनाव लड़ते थे तो अपने आप को अपने हलके के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करके बनते थे उन्होंने। और या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। आज परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। आज आदमपुर की जनता चुनाव नहीं चाहती थी और आज वो क्या बनना चाहते हैं, दोबारा फिर वो अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ विधायक बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो वो बेनकाब हो चुके हैं। आदमपुर की जनता समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई जी को और इनके परिवार को जनता के सुख दुख से, उनकी भलाई से, हल्के के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो टोटल एजेंडा वो ये था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे साबित होते, कितने साबित होते, उसमें से क्या निकलता, उन सब से अपने आप को बरी करने के लिए इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और आज ये विधायक बनने के इनको लाले पड़े हुए। और निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई जी विधायक नहीं बनेंगे। मैं अब जो मैं हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, ज्योति जी, मैं इजाजत है मुझे, मैं 1 मिनट के अंदर उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। आपने जेजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी हरदीप जी से सवाल पूछा। आप देखिए, अगर आप चला सके तो वो चलाकर सुनना। हरदीप जी के जो शब्द थे, ये कुलदीप कैंडिडेट हैं गठबंधन के, फिर जब वो चौटाला जी का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से बड़े मान सम्मान और आदर से लेते हैं। चौटाला जी लेना भी चाहिए, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो कैंडिडेट का नाम लेते हैं कुलदीप का, तो इतनी बेरुखी और इस अंदाज से लेते हैं, उससे जो रिश्ते में कड़वाहट है ज्योति जी वो साफ नजर आ रही है। ये तो और ये मैं नहीं बोल रहा, सुनिए आपकी बात में ही मैं ऐड कर दूं। एक और बात कही गई कि आदमपुर उपचुनाव का परिणाम क्या होगा, ये दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता पर ही डिपेंड करेगा, यानी उनकी वजह से ही जीत मिलेगी। दूसरा, जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या परिणाम रहेगा, यानी पूरी तरह से डिसाइडिंग पोजीशन में रहेगी ये जेजेपी पूरी तरह से। यानी जेजेपी अभी गठबंधन का अहम रोल होगा चौटाला जी की लोकप्रियता का और जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनका अहम रोल होगा। ये मैंने कहा था, मैं इस बात को दोबारा ज्योति जी, मुझे लगता है आप जब मेरे को बोलने का अवसर दे दिए तो मुझे पूरा बोलने का अवसर दे। जो साथी प्रवक्ता बोल रहे तो मैं भी धैर्य के साथ सुन रहा होता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। अगर यही प्रश्न है और यही उत्तर है कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी और इनके समर्थक अगर फैसला करेंगे तो ये डिबेट का ये क्षण और राकेश गर्ग के ये वाक्य याद रखना कि कुलदीप बिश्नोई जी की तो हो सकता फिर जमानती जब्त हो जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। कारण यह है कि जब निशान सिंह जी इनके प्रदेश अध्यक्ष आए, निश्चित रूप से नामांकन पर आए और आप मीडिया के साथ ही वहां खड़े हुए थे, जब उनकी पहली प्रतिक्रिया ली गई तो पहली प्रतिक्रिया के अंदर भी जवाब ये था, हम यहाँ भाजपा के लिए नहीं आए हैं। अरे भाई, आप किसके लिए आए हो? कैंडिडेट कहाँ है आपके पास? आपके पास बड़ौदा में कैंडिडेट नहीं था, आपके पास इलाहाबाद में कैंडिडेट नहीं था, आपको आदमपुर के अंदर गठबंधन पे मौका नहीं मिलता, आपको मेयर चुनाव में नहीं मौका मिलता, दिल्ली के अंदर आप विश्लेषण सर आपसे निवेदन है, इनको पूरा आपसे निवेदन है कि टीवी पे बैठकर गलत आपको उत्तर मिलेगा। सर सुनिए, क्या गलत, इसमें गलत क्या है? जब निशान सिंह जी चले गए, राकेश सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। प्रवक्ता, अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो फिर डिबेट में दिक्कत आएगी। जी, अगर आप टीवी पे बैठकर गलत वो करोगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आपके पास काटने का, ज्योति जी इनको 1 मिनट फालतू देना, आप मुझे 1 मिनट कम देना, इनको 1 मिनट फालतू देना, और रिकॉर्ड है सारी बातें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और अगर आपके पास हो वक्तव्य निशान जी का, जो मैं नामांकन भर रहे थे उसको चला दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरी बात हरदीप जी पूरी होने दे लीजिए। आप बड़े प्रबुद्ध और बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता है, धैर्य के साथ सुनिए, मेरी बात काटने का तथ्यों के साथ आपको पूरा मौका मिलेगा। ज्योति जी से निवेदन, इनको समय देना। मैं जो बात कह रहा हूं, अब नामांकन के पश्चात आप ये देखिए, दुष्यंत चौटाला जी बयान दे रहे हैं, गठबंधन में है,
गठबंधन धर्म निभाएंगे और अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम निश्चित रूप से आएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी से जब सवाल पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं नहीं, दुष्यंत चौटाला जी को आना चाहिए, हम भाजपा के नेताओं से बात करेंगे कि वो उनको भेजे। आज 17 तारीख हो गई है, एक निशान सिंह जी सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए थे। उसके पश्चात जो सहयोगी जजपा पार्टी है, एक बार भी किसी कार्यकर्ता ने, नेता ने अभी गठबंधन के अंदर से ये वोट नहीं मांगी है। ये तो एक पहलू हो गया। चलिए मैं दूसरे पहलू पर आ जाता हूँ। हमारे दूसरे प्रवक्ता साथी विजेंद्र जी, मैं बड़ा मान सम्मान करता हूँ, बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता है। इन सभी काम जितने भी, चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता है या जजपा के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, मैं ये बात कहूंगा कि इनको कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही, आप ये देखिए, भव्य जी जो है 2 महीने पुराने कांग्रेसी है, सत्येंद्र जी 2 साल पुराने कांग्रेसी है, और कुरुड़ा ग्राम जी तो महज 2 या 3 दिन पुराने कांग्रेसी है। तो इन सबको जो आज कांग्रेस, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का तो सर आपके उम्मीदवार भी तो कभी लोकदली रहे, कभी अलग अलग दलों में गए, कभी हवीपा के साथ चले गए, कभी निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में आगे घूम फिर कर चलना। ये तो हरियाणा की राजनीति, हरियाणा जाना जाता है ना, दल बदल के लिए तो हरियाणा की। सुनिए, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, उससे अच्छा उत्तर सुन लीजिए। अगर आप अतीत में जाएंगी तो आजादी के बाद तो सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी होती थी, तब तो कोई राजनीतिक दल ही नहीं होता था। उसके पश्चात ही सभी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्तियों का उदय हुआ है। अगर उस हिसाब से समझेंगे तो जन्म से हर व्यक्ति कांग्रेस ही माना जाएगा। चलिए, ये डिबेट का विषय नहीं है। डिबेट का विषय अब ये है कि हम जयप्रकाश जेपी जी एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और हल्के से जुड़े हुए लोग आज जनता के बीच के अंदर है। और निश्चित रूप से जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कहते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, और अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं बिल्कुल आंकड़ों के जल्दी कंप्लीट कीजिए, आप काफी टाइम ले चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको आंकड़ों के साथ ये साबित करके दिखाता हूँ कि वो ये शब्द क्यों कहते हैं। आप ये देखिए, 12 चुनाव हुए, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा, और 12 चुनाव के अंदर से वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। सिर्फ भजन लाल जी 1 बार जनता दल की टिकट पर और 2 बार हजका की टिकट पर, अगर मैं ठीक हूं तो 2 बार हजका की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई जी और 1 बार शायद रेणुका बिश्नोई जी, 8 बार वह कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 1972 में भजन लाल जी को 28,928 वोट मिली थी, जो कि 2005 आते आते 86,963 वोट हो गई थी कांग्रेस उम्मीदवार के नाते। लेकिन 2009 में जब कुलदीप बिश्नोई जी जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े तो उनको भजन लाल जी के मुकाबले में वोट घटकर 48,224 यानी कि आधी रह गई थी। लेकिन 2019 में यही कुलदीप बिश्नोई जी फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो इनका वोट बैंक बढ़कर 63,693 यानी कि 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत कांग्रेस की सीट है ज्योति जी, परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक है। और एक चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका दूसरा पहलू ये है, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है कि आप इसी एंगल से देखते हैं। केवल एक बार शुरुआत में 1968 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उसके बाद हर बार भजनलाल परिवार से बने। ये एक फैक्ट है जो आपने कहा कि जब जब कांग्रेस की टिकट पर थे ज्यादा वोट मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 5 बार ऐसा रहा जबकि कांग्रेस की टिकट पर नहीं थे तो भी जीते। जब भी कांग्रेस की टिकट पर नहीं थे तो क्या गैर भजनलाल परिवार से क्या कोई आपका उम्मीदवार अभी तक जीता? केवल 1968 की हरियाणा गठन के बाद की अगर बात करें तो उसके बाद नहीं जीता सर। केवल मार्जिन की आप दुहाई दे सकते हैं, केवल आप अंतर की बात कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। चलिए अभी ये एक तरफा डिबेट नहीं चलेगी ना, दूसरे प्रवक्ता भी हैं, केवल आपसे नहीं पूछ सकते सर। अगली बार में आप जवाब दीजिएगा। भाटी साहब। ज्योति जी राकेश जी जल्दी बोलिए आप। हाँ, ज्योति जी राकेश जी ने एक बात कही कि नॉमिनेशन के बाद जननायक जनता पार्टी का कोई नेता या किसी कार्यकर्ता ने वोट नहीं मांगी। गर्ग साहब, मुझे एक बात बताइए आप कि नॉमिनेशन के बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने, किरण चौधरी ने, शैलजा जी ने क्या वोट मांगी है क्या? आप जननायक जनता पार्टी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, वोट नहीं मांगी। आपके भी एक गुड्डा साहब भी घूम रहे हैं बस। मुझे तो कहीं शैलजा जी ने प्रचार करता दिख रही, कहीं सुरजेवाला जी ने दिखे, कहीं पे किरण चौधरी जी नहीं दिख रही। क्या वो गुड्डा साहब का कैंडिडेट है क्या? तो इससे बात तो गलत, ये पूछ लेंगे हम, लेकिन ये बात तो गलत नहीं हुई ना कि अभी चौटाला परिवार से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार से तो कोई नहीं आया कि कैंपेनिंग के लिए। क्या ये गलत हो गया? कैंपेनिंग अभी तो शुरू है, हमने जब कह दिया अजय सिंह चौटाला के नेता नहीं आए मैदान में, लेकिन जेजेपी के बड़े नेता भी नहीं आए। क्या ये गलत हो गया क्या? ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ, अजय सिंह चौटाला जी ने खुलकर कहा है कि जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। तो नेताओं की हम बात कर रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं को लेकर भी हालांकि ये कह रहे हैं कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे हैं कैंपेनिंग कम से कम।
ठीक है, बट आप उन बताइए कौन लोकप्रियता कह रहा है की कि नहीं कर रहे? दुष्यंत चौटाला की आप लोकप्रियता बताइए। तो उनके आने से ही दिखेगी ना फिर। मैं वही कह ज्योति जी आप बताइए, ये तो कहेंगे कांग्रेस वाले तो कहेंगे, रेड्डू जी भी कहेंगे कहीं नहीं काम करे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें बता दिए भाई जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। अगर वो जाएंगे तो हम तो सर उनका 1-to-1 भी मंगवाएंगे, बाइट्स भी हमारे पास आएंगे। हमने तो अभी तक नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा अभी तक। भाटी साहब निश्चित तौर पर जाएंगे। ठीक है, रेड्डू साहब आप रुकेंगे अभी के लिए। भाटी साहब, इसमें आप हमें ये बताएं कि ये तो देखिए भजनलाल परिवार मजबूत रहा, उनके बेटे को, चूंकि बहुत सारे विरोधी ये कहते हैं कि ये कोई उपचुनाव नहीं बल्कि भव्य बिश्नोई की लॉन्चिंग प्रोग्राम ये है अपने आप में, अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के जरिए। देखिए, ये तो अपोजिशन का सोचना है, ये एक उपचुनाव है और वो इसे लॉन्चिंग सोचे हैं, वो उसे क्या सोचे हैं, ये विपक्ष का अपना मकसद है। दूसरी बात, मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। इस बात के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। भव्य बिश्नोई गठबंधन के प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर जेजेपी के कार्यकर्ता भी लगे हैं। और आप अगर बड़े नेताओं की बात करेंगे, बिल्कुल वो साथी हमारे जवाब भी दे रहे थे कि कांग्रेस के कभी अभी जरा किरण चौधरी का बता दो, आप सुरजेवाला का बता दो, आप अजय यादव का बता दो, और मैं बहुत सारे नाम गिनवा देता हूं अगर इस तरह की सूची कांग्रेस को चाहिए तो। लेकिन ये इशू नहीं है अभी, क्योंकि चुनाव एक शुरुआती दौर में है और अब बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम बन रहे हैं। तो बीजेपी के भी हमारे बड़े नेता जो है आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी सूची है। जेजेपी के भी नेता आने वाले हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। कार्यकर्ता अपने हिसाब से, देखिए हमारा वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जमीनी वर्क करती है और वो दिखाया है काम करके। हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता खड़ा है और जेजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसमें साथ लगा हुआ है। ये बात तो देखिए क्लियर होने के बाद जब चुनाव की शुरुआत होती है तो ये दोनों पार्टियों के गठबंधन में चुनाव है। इसलिए दूसरी बात, ये संशय कौन जाहिर कर रहा है? सुनिए अभी ज्योति जी, मैं एक बात कहता हूँ, आप कहिएगा, आपसे ही मैं सवाल पूछ रही हूँ अभी। क्योंकि सरकार के 3 साल होने वाले हैं, लगभग हर एक साल पर आप कह सकते हैं एक बाय इलेक्शन फेस किया सरकार ने, बड़ौदा में हारे, इलाहाबाद में हारे, कारण जो भी हो। अब आरोप तो ये भी लगते हैं कि केवल 3 साल पे ये एक उपलब्धि दिखाने के लिए कि सरकार ने बाय इलेक्शन जीता के, उसके चलते आप लोगों ने, और कुलदीप बिश्नोई पर भी आरोप है कि बाय इलेक्शन में जो जनता के आदमपुर की, उसे धकेला के थोप दिया गया कि आदमपुर की जनता पर बाय इलेक्शन। ज्योति जी, सबसे पहले मैं थोपने वाली बात पर आता हूं। ये थोपना नहीं है, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। किन परिस्थितियों में? मैंने पहले ही कहा, जब एक किसी नेता को सम्मान ना मिले उस पार्टी में, उनको जो पार्टी के नेता मिलने तक का समय नहीं देते तो वो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एक सम्मान का विषय है। सुन लीजिए, जिसके भाग्य में मुख्यमंत्री बनना होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। ये बातें छोड़िए, जिसके नसीब में लिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सुन लीजिए जरा ज्योति जी, इनको चुप कराइए। ये कहाँ की डिबेट है? ये किस तरह की डिबेट है? सुनिए जरा, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। ये किसी एक के बूते की बात नहीं है। जिसके नसीब में मुख्यमंत्री बनना लिखा होता है वो निश्चित तौर पर बनता है। यहाँ पर बिल्कुल सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कांग्रेस का एक भी बता दीजिए कोई साधारण, आप सुन लीजिए ना, आप बीच में, ज्योति जी जरा चुप कराइए इनको, जरा इनका वॉल्यूम कम कीजिए। कांग्रेस का एक भी उदाहरण बताइए कि एक किसी आम सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों ऐसे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो एक सामान्य कार्यकर्ता से और एक ऊंचे पद तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री तक भी बने। माननीय मनोहर लाल जी भी उनमें से एक हैं। और बताइए, इसलिए दूसरी बात, मैं ज्योति जी, आपने एक सवाल किया था कि देखिए कांग्रेस का जो कोई भी आरोप प्रत्यारोप है वो आधारहीन है। दूसरी बात, अगर थोपा गया था तो एलनाबाद का चुनाव थोपा गया, क्योंकि अभय चौटाला ने उस समय क्या घोषणा की कि मैं किसानों के लिए जो है त्याग पत्र दे रहा हूं, और बाद में कौन सी किसानों की समस्या हल होगी, फिर आके चुनाव लड़ लिया। वो है ये सुनिए जरा,
आदमपुर की बात बता दो। ये आदमपुर में एक मान और सम्मान का एक लड़ाई किसी भी नेता की होती है और उनको सम्मान नहीं मिला तो वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आ गए तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कानून लागू होता है, इसलिए उनको सदस्यता देनी छोड़नी पड़ी। ये बाई इलेक्शन कुलदीप बिश्नोई का प्रेस्टीज इशू है अपने आप में, आप ये कह रहे हैं मान सम्मान की लड़ाई है। देखिए ज्योति जी, ये कुलदीप बिश्नोई के मान सम्मान की लड़ाई है, तौर पर प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है पार्टी के लिए। कुलदीप बिश्नोई तो कहते हैं कि जनता का काम होगा, इसलिए बाई इलेक्शन में आए हैं वो। प्रतिष्ठा ओके, आगे भी बढ़ेंगे राकेश गर्ग जी। आप दूसरी पार्टियों पर तो ठीक है आक्षेप आप लगाते हैं। ज्योति जी, मैं छोटी सी बात कह करके एक बात खत्म जल्दी 10 सेकंड कि आदमपुर की जनता निश्चित तौर पर सरकार के साथ जुड़ेगी और निश्चित तौर पर उनके काम अच्छे से होंगे, ये इसी बात की उम्मीद लगाई जा सकती है। राकेश गर्ग जी, आपने जेजेपी पर तो देखिए आरोप लगाया कि जेजेपी के नेता नहीं है, ये गठबंधन में मिलकर क्या लड़ना हुआ जब जेजेपी के बड़े नेता नहीं आए। लेकिन आप कांग्रेस की जब बात करें, आप जिन बाई इलेक्शन तक की बात कर लें, केवल अशोक तंवर जो कि आज आम आदमी पार्टी में है वो रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आते थे। बड़ौदा की बात करेंगे, यहाँ हुड्डा साहब की पूरी तरह से प्रचार करते नजर आए। इलाहाबाद की बात करें तो आपके अलग अलग नेता अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग उपचुनाव है उसमें दिखते हैं। कोरी गुटबाजी के आप इनकार नहीं कर पाएंगे। तो आपके कौन से बड़े बड़े नेता अभी तक आए थे जेपी के लिए कैंपेनिंग करने, बता दें जरा। ज्योति जी, बड़ा सिंपल सा आप समझिए, आज 17 तारीख है और आज जो हमारे जो डेलीगेट्स थे पूरे राष्ट्र के अंदर, बल्कि इस बात के लिए तो मीडिया को नहीं सारे देश को, समस्त राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस पार्टी से उदाहरण लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमने पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का सार्वजनिक रूप से एक उच्च मापदंड आज स्थापित किया है। राहुल गांधी जी भी आपने देखे होंगे लाइन में खड़े होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट कर रहे थे। तो हमारे तमाम नेता, चाहे वो देश के थे या प्रदेश के भी नेता थे, ये तमाम डेलीगेट थे और प्रचार के अंदर भी बिजी थे। और चूंकि ये वोट, ये हमारा ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, वोट डाल चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप कल से देखना तमाम नेता आपको एकजुट होकर आदमपुर के अंदर कांग्रेस, बीजेपी के और जजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाते हुए, प्रयास करते हुए, वोट मांगते हुए, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यह आपके प्रश्न का उत्तर था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं ज्योति जी, मेरे जितने भी आज के प्रश्न थे, मुझे उम्मीद थी भाटी जी बहुत ही सीनियर और बड़े प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार आदमी है, मुझे उम्मीद थी कि ये कोई ऐसी रसीद, कोई वीडियो, कोई फोटो भव्य बिश्नोई जी की दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बता दिया क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी आ गए थे। भाई कुलदीप बिश्नोई जी आ गए थे तो रेणुका बिश्नोई जी को आने की जरूरत नहीं थी। मैं आपने उनको एक सेकंड के लिए रोकूंगी, आपकी ही बात का जवाब भाटी साहब ने तो नहीं दिया, लेकिन हमने ओपी धनखड़ साहब की एक बाइट भी चलाई थी जिसमें उनकी ओर से सदस्यता जो ग्रहण की गई थी भव्य बिश्नोई की ओर से, वो बाकायदा दिखा दी गई थी मीडिया को। आज से 3 से 4 दिन पहले ये हो चुका है। 3 से 4 दिन। और इन्होंने नामांकन कब भरा? मेरा सवाल यही था ना, नामांकन भरा नहीं, वो मीडिया में 3 से 4 दिन पहले दिखाई ना, तो वो उनका दावा है कि वो हो गए थे, पहले ही शामिल हो गए थे, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। आप मेरी बात को बल्कि सॉलिड कर रहा है, मेरी पेश की हुई बात को आप और मजबूत ही कर रहे हैं। चलिए आज विषय ये नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं भाटी जी के पास और भाजपा के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, ऐसी कोई वीडियो और फोटो अस्तित्व में नहीं है। एक और मैं प्रश्न भाटी जी से कर लेता हूं। भाटी जी, अब तो युवा कैंडिडेट है आपके पास, भव्य बिश्नोई जी बहुत ही हार्वर्ड से पढ़कर आए, विदेश से पढ़कर आए, ये और बात है, ज्यादातर समय विदेश में ही रहते हैं, लेकिन अभी अखबार के अंदर उनका एक आंकड़ा ये आया है कि 3 साल के अंदर इनकी जो संपत्ति है वो 6 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। एक बार अपने प्रत्याशी से निवेदन करना, कल जब वो जाए जनसंपर्क अभियान के अंदर जहां भी भाषण दे, इस प्रदेश के और आदमपुर के युवाओं को ये मंत्र जरूर दे दे, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर बेरोजगारी है। प्रदेश को 3रे नंबर का बेरोजगार बता रहा हूं, वैसे तो 1 नंबर का है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 3रे नंबर का है। कल से पूरे प्रदेश को ये आंकड़ा भी और ये मंत्र भी दे कि 3 साल के अंदर 6 करोड़ की कमाई कैसे बढ़ जाएगी। अभी माफी के साथ आगे बढ़ना होगा, टाइम बहुत कम बचा है। भाटी साहब, आपसे एक सवाल मेरा होगा, उसके बाद रेणु साहब आपके पास आएंगे। आपने कहा कि मान सम्मान की लड़ाई है, लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि कब तक भजनलाल परिवार के मान सम्मान की लड़ाई आदमपुर लड़ता रहेगा, क्योंकि भव्य बिश्नोई की बात करें, विदेश में रहे, विदेश में पढ़े, अब भी विदेश में रहते हैं, 2019 में हारे, अपने हलके में भी लीड नहीं मिली, अपने बूथ पर भी हारे, उस वक्त कहा गया जनता के बीच रहेंगे, लेकिन केवल बाई इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। तो कब तक एक परिवार के मान सम्मान की लड़ाई आदमपुर लड़ता रहेगा? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं जो आपके सवाल का जो मैं जवाब दूं,
इसमें इससे पहले जो एक प्रॉपर्टी और इनकम की बात की थी, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है आप घुमाइए नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपके पास रास्ते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। आपका वो ये विषय नहीं है, ये अच्छा। विषय नहीं है, वो व्यापारिक परिवार है। अब ये अगलों ने क्या अर्जित की, ये आपका विषय थोड़ा भी है, ये उनका विषय है। आप उसके लिए कोई आपकी कार्रवाई बनती हो वो बता देना, कर लेना। 200 करोड़ की रुपए की ये विषय है ही नहीं। और सुन लीजिए जरा, आपके मैं कांग्रेस के लोगों के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने हरियाणा को लूटा। पर्ची और खर्ची किसने चलाई? कांग्रेस के लोगों ने, जिन्होंने गरीब जनता को लूटा है। कांग्रेस के कहने के लिए सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। अभी आप हाशिए पर इसीलिए आई है कि गरीब जनता को लूटा है। आपको अगर ये लगता है तो आप बढ़िए आगे। अब लास्ट मिनट पर आप लोग ऐसे नहीं कीजिए ना भाटी साहब। आप भी रुकिए, आपसे सवाल पूछा था आपने, पूरे विस्तार से बात कही अपनी। की बात करनी है, आप वहाँ के जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं आप उनसे बात करिए। ये चैनल पर बैठकर आप काउंटिंग करा रहे हैं। आखिरी कमेंट आपका भाटी साहब। नहीं सर, ऐसे अगर नहीं यही चलेगा ना। करनी है तो कांग्रेस के लोगों की करनी पड़ेगी। आप रुकिए, अभी रुकिए, आप पेशेंस रखिए थोड़ा। ज्योति जी सुनिए, मैं आपकी बात पर आता हूँ, सुनिए। नहीं, मेरी बात पर अब नहीं सर, अब समझ आपकी बात के जवाब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था शुरू में, आप सारा टाइम आप सवाल का जवाब दें। साहब अब बोलिए सर, अब बोलिए। मैं बड़ी छोटी सी बात कहता हूँ, आप कुलदीप बिश्नोई जी और उनके परिवार की वर्किंग को देख लीजिए, उनके काम को देख लीजिए। वो तो अभी बहुत ही नया लड़का है और काम करके दिखाएगा। परिवार ने काम किया है, इसलिए संशय की बात ही नहीं है। जिस प्रकार से ये अभी इनको चुप करोगे तो तभी इनकी तरह से मैं खिचड़ी तो बनाना नहीं चाहता अपनी बात की। मैं चाहता हूं कि हमारी बात को जनता सुने और इस तरह से खिचड़ी बना करके बातों को उलझाने का काम नहीं करना चाहता। मैं मेरी बात को ध्यान से मैं अपनी सुनाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को। देखिए ज्योति जी, आज आदमपुर का चुनाव जो है वो उम्मीदवार के ऊपर चुनाव लड़ाया जाएगा। इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि 2 दिन पहले ही जो है ना कुड़ाराम जी इनेलो ज्वाइन कर गए। तो जयप्रकाश जो है, जयप्रकाश भाई ने ABCD राजनीति की इनेलो में ही सीखी थी और इनेलो की ही ये प्रोडक्शन है। उसके बाद 2019 में ये कांग्रेस ये तो नहीं थे, कहेंगे कि ताऊ देवीलाल ने भी 70 के दशक तक कांग्रेस से ही सीखी थी। फिर चले, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में वक्त देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हमने चर्चा की है आदमपुर के महासंग्राम को लेकर, दावे वादे और जो बातें लगातार कही जा रही हैं उसे लेकर चर्चा की है। डिसाइड जनता को करना के 3 तारीख को जब वोटिंग होगी, किस मुद्दे के साथ किस पार्टी को, किस नेता और किस उम्मीदवार को विधानसभा भेजने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।